जी मैंने इसके अंदर लिंक शेयर कर दिया जी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो मीट का लिंक मैंने शेयर किया जी। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा रिटर्न के ऊपर। तो जो दोस्त इसमें आना चाहें वो हमारे साथ इसमें आ सकते हैं। मैं लिंक उसका दोबारा से शेयर कर देता हूँ जी। ये लिंक है जी जो मैंने इसके अंदर भेज दिया। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसको क्लिक कर लें और उसके साथ मीट में हमारे साथ लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकते हैं जी जनाब। तो मैं वेट कर रहा हूँ। मैं इसी तरह कल मैंने 2-3 क्वेश्चन शेयर किए थे कि वो मैं दोबारा लिख देता हूँ इससे पहले जब तक कोई सवाल नहीं आ जाता जी। क्वेश्चन 1 है जी, who should file income tax return for the tax year 2020। ये जी कल आपसे शेयर किया था मैंने इसमें कि हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो 114 सेक्शन था जिसका रेफरेंस हमने डिटेल में शेयर किया था। दूसरा क्वेश्चन 2 था, when the income tax return is to file with FBR जी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें कब फाइल करना जी रिटर्न को, वो आपके सामने था। वो हमने कल शेयर किया कि जिस कंपनी का ये जनवरी टू जून के दरमियान है वो 31 दिसंबर है। अदरवाइज 30 सितंबर जो होगा फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो रिटर्न जो है वो ड्यू डेट होगी। या अगर किसी ने नहीं फाइल किया तो उसको शो का नोटिस आ गया है तो उसमें जो डेट मेंशन की है, या अगर किसी ने डिसकंटिन्यू किया बिजनेस तो वो उसका जो भी 1 साल से कम पीरियड होगा वो उसका जो है वो टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर या नॉर्मल जो भी या ट्रांजिशनल जो टैक्स बनेगा वो उसके मुताबिक फाइल करेगा। अच्छा, फिर अब ये हो गया। अब हाउ इनकम टैक्स रिटर्न विल बी फाइल। अब कैसे फाइल किया जाएगा इसको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ओबियसली इस वक्त जो ई पोर्टल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें एक तो रिसीविंग आपको फ़ौरन मिल जाती है और दूसरा इसके अंदर फिर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता और आपकी रिटर्न को चैलेंज भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास प्रूफ अवेलेबल होगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने लिंक आपको सबसे पहले ऊपर जो है वो शेयर कर दिया है। अगर उस लिंक में आ जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा जी। दोनों तरफ आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी मेरे पास ये भी हो गया। इसके साथ अब जी डिस्ट्रीब्यूटर फयाज अहमद का सवाल आ गया। उन्होंने कहा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 2020। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको फयाज अहमद जेब में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो एक तो कमीशन एजेंट है। एक डिस्ट्रीब्यूटर हम उसको लेते हैं जो क्या करता है कि ख़रीद के आगे प्राइस उसी पे बेच देता है जिस पे उसको परचेज हुई होती है। तो उसकी सेल परचेज उसी तरह ही आएगी और अगर उसको साथ कमीशन दी जा रही है तो वो अपनी कमीशन रिसीव कर लेगा। अब इसमें इशू ये आएगा कि जो टर्नओवर टैक्स है वो आपको पता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रिड्यूस रेट लगा हुआ है 113 सेक्शन में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आल्दो के प्राइस ये चेंज नहीं कर सकता, जितने पे परचेज है उतने पे सेल है, ठीक है। इसमें जजमेंट्स भी कुछ आई हुई हैं तो आप विदाउट प्रॉफिट बेस पे आप क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न में सेल परचेज गई हुई है इसमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जीपी आपका नील हो जाएगा और कमीशन के अगेंस्ट खर्चे माइनस करके आप रिटर्न फाइल करेंगे। इसी तरह ये जो बंदा प्राइस चेंज कर सकता है तो वो ट्रेडर हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसके ऊपर नॉर्मल जो रिटर्न है वो फाइल करेगा। मुझे उम्मीद है फयाज अहमद आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आप कोई और सवाल करना चाहें तो ज़रूर कर दें वरना इसको ओके कर दीजिएगा जी। अरशद अली जान लाइन पे आए हैं जी, ग्रेट, बहुत थैंक यू वेरी मच जी। कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा जी। मैंने वैसे लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया है, अगर आप उसमें आ जाएंगे तो और भी अच्छा है। मैं दोबारा से आपको लिंक जो है ना उसका दे देता हूँ।
जी ये लिंक मैंने भेजा है जी मीट का, इसमें आप डायरेक्ट हमारे साथ लाइव क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आप उसमें कर लेंगे तो बड़ा अच्छा है, आपकी आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इधर करना चाहते हैं तो आप इधर आ सकते हैं। जी राना आमिर माविया कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, माशाल्लाह आपके पास बहुत फेबुलस इंफॉर्मेशन है, अल्लाह आपको हज़ारों खुशियाँ दे, आमीन सुबह आमीन। बड़ी शुक्रिया जी राना आमिर माविया साहब, आपका शुक्रिया कि आपने, ये सब अल्लाह की मेहरबानी होती है और लोगों की दुआएं होती है, बंदा कुछ भी नहीं होता है जी। फ़याज़ अहमद ने कहा जी ओके थैंक्स हो गया जी। जी जनाब, अगर आप लाइव आना चाहते हैं तब भी मैंने लिंक उधर आपको दे दिया है, उसमें आ जाएं। अगर आप इधर सवाल करना चाहते हैं तो आप इधर भी कर सकते हैं, ये अब चॉइस आपकी है जिस तरफ भी आप जाना चाहेंगे। जी जनाब, अच्छा चले, पहला था जी कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा और कैसे फाइल करेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक बंदे के सोर्सेज ऑफ इनकम पे थोड़ी सी बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर दी इनकम टैक्स लॉ। जी सोर्सेज ऑफ इनकम पे बात हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा हाल 3 या 4 होगा जो हमारी तरफ से आएगा। तो इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है और लास्ट रेजिडरी इसको कहते हैं इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जो पहले 4 हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आएगा वो आपका 5th हेड ऑफ इनकम में फॉल करेगा। जी ये हेड्स ऑफ इनकम था। चले जी, अर्शद अली जान ने ओके कर दिया, चले थैंक यू वेरी मच जी। और किसी का कोई सवाल हो तो वो हमारे साथ कर सकता है जी, क्योंकि इसमें ओबियसली यूज़र ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ अभी मैं देखता हूँ जी। अच्छा साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है जी जनाब। तो असल में इधर ज़रा बेहतर ये होता है कि आमने सामने बंदा होता है और ज़रा बेहतर तरीके पे बंदा सवाल कर सकता है और कर भी सकता है और जवाब भी सुन सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इधर लेके आऊँ ताकि वो लाइव आके हमसे क्वेश्चन कर ले, तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। फिर उसमें सिर्फ आपको सवाल नज़र आता है, बंदा नज़र नहीं आता। ठीक है, इधर ये है कि आवाज़ भी है, पिक्चर भी है और सामने पता लग जाता है। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा सर। बिल्कुल जी सर। तो मैं अब कोशिश, अब उधर तो हम कर ही रहे हैं, उनको मैंने लिंक दिया हुआ है, दूसरी तरफ मैंने लिंक दिया हुआ है। अब देखते हैं जिस तरफ भी सवाल आएगा कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी वो। जी आगे एक और सवाल आ गया जी। मलिक शौकत अली पूछ रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डिलीवरिंग वेरी रिच इंफॉर्मेशन, मे यू लीड लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ फॉर एवर अमंग ऑल योर लव्ड वंस। जी मलिक साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने दुआ दी है। ये दुआएं जो है ना बड़े मसाइल हल कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद लोगों की दुआएं जो हैं उसका हम बड़े मरहूने मिन्नत होते हैं। वो दुआएं वो काम कर जाती हैं जो बाकी चीज़ें, पैसों से वो चीज़ें नहीं हो पाती। बहरहाल कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा जी। हम लोग लाइव सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उधर भी है और इधर भी हम कर रहे हैं। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर लें। जी जनाब। वो मीट वाले को मैंने अभी फ़िलहाल ख़त्म कर दिया क्योंकि लोग उसमें आ नहीं रहे, तो मैं इधर ही कर रहा हूँ जो लोग सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फंडेड एंड अनफंडेड प्रोविडेंट फंड। बिलाल असगर पहली तो बात यह है कि जहाँ लो रिक्वायर करता है आपको उसके अगेंस्ट आपको फंड में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ लोग फंड में कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों के अंदर फ़र्क है कि एक के अगेंस्ट जो फंड है वो बनाया होता है और दूसरे में पैसा फंड में अलहदा करके उसको जमा नहीं करवाया होता। जी अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। और हाफिज़ अब्दुल कादिर कह रहे हैं जी अल्लाह ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच जी हाफिज़ साहब, आप लोगों की दुआएं चाहिए होंगी। बिलाल असगर साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। सो अभी तक मैंने आपको कौन रिटर्न फाइल करेगा, दूसरा सवाल आया कब फाइल करेगा और तीसरा फिर कैसे फाइल करेगा। कुछ मैं आपको फिर सोर्सेज ऑफ इनकम की बात हुई। अभी जो 5वां क्वेश्चन आ रहा है वो है कि कंटेंट्स ऑफ जो वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में कुछ थोड़ी सी बात करें।
टैक्स ऑफ वेल्थ स्टेट फॉर द टैक्स ईयर 2020। जी इसके अंदर बेसिकली जी ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंटेंट्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट जो है 5 मेन कंटेंट्स है जी। आपके पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपके डिपेंडेंट्स के पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज या किसी और के नाम पे आपने लिए हो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स और डिपेंडेंट्स के भी। फिर इसमें आपने जो एसेट ट्रांसफर किया हो, गिफ्ट किया हो, वो भी शो करना होता है। और 5वें नंबर पे आपकी वेल्थ रिकंसिलिएशन है। तो ये 5 कंटेंट्स है। मैं इसको आपको लिख देता हूँ। पहला आपका पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सवाल आ गया जी मैं भी जवाब देता हूँ जी। जरा मैं लिख दूँ ये नंबर 2 assets and liabilities in the name of dependents। फिर नंबर 3 है जी आपका पर्सनल एक्सपेंसेस विद डिपेंडेंट्स एंड अदर्स and other persons। फिर नंबर 4 है जी आपका एसेट्स ट्रांसफर्ड पब्लिक सोल्ड। और नंबर 5 है जी आपका लास्ट वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये 5 चीज़ें जी मेन जो कंटेंट्स हैं जी। अब 2 सवाल और आ गए जी। एक आया जी पहले फयाज अहमद साहब ने सवाल किया। वो कहते हैं जी सर इंपोर्टर और गवर्नमेंट सप्लायर की टैक्स रिटर्न ने प्रोसीजर एक ही रिटर्न में बता दें। देखिए बात ये है इंपोर्टर जो है ना कमर्शियल इंपोर्टर, तो वो अपनी इंपोर्ट पे टैक्स जो कटा होगा वो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, जो उसमें से ज़्यादा होगा वो देगा। दूसरा जो गवर्नमेंट सप्लायर है वो ज़ाहिर बात है उनका टैक्स कट जाता है, जो कट जाता है वो और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, जो इसमें से ज़्यादा होगा वो पे करेगा। ये फयाज अहमद आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद और कौन सा, अगर आपको आवाज़ आ गई हो तो ओके कर दें। उसके बाद एक और आया जी सवाल मेरे पास, वो है बिलाल असगर कह रहे हैं इज देयर एनी अल्टरनेट लॉ फॉर फॉर्मिंग प्रोविडेंट फंड सेपरेट अदर देन ट्रस्ट एक्ट 1882? इज गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882? देखिए अब बिलाल असगर प्रोविडेंट फंड सेपरेट अदर देन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882। देखिए ये तो अब इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन प्रोविडेंट फंड जो है ना, मैं तो आपको इनकम टैक्स लॉ का बता देता हूँ कि उसमें 6 शेड्यूल अवेलेबल है, जिसके अंदर जो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, रिकग्नाइज ग्रेजुटी फंड है और रिकग्नाइज ही आपका जो सुपर एनुएशन फंड है वो अवेलेबल है। अब आपका ट्रस्ट एक्ट क्या कहता है या उसको बाइंडिंग करता है या नहीं करता, इसके बारे में मुझे कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं उसमें ट्रस्ट एक्ट में डील नहीं करता। वो उसकी रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें अलग अपनी जगह पे रहेंगी। बहरहाल उसको ट्रस्ट एक्ट को पढ़ के तो फिर ही आपसे बात की जा सकती है। फिलहाल तो जो मेरे पास अवेलेबल है, जो रजिस्ट्रेशन आपने प्रोविडेंट फंड की करवानी है उसकी रिकग्निशन 6 शेड्यूल में आपने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से करवानी है। वो आप करवाएंगे तो उसको वो मानेंगे, बाकी आपका अदरवाइज कहीं और है या नहीं है वो एक सेपरेट इशू होगा जी। तो दिस एक्शन तक जो मेरे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको पास ऑन कर दी है। बिलाल असगर अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप इसको ओके कर दीजिएगा जी जनाब। कोई और सवाल हो तो वो आप ज़रूर करें। और अच्छा, अब मैंने आपको कंटेंट्स के बारे में बात की, फिर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है कि इस वक्त जो परचेज ऑफ, इस पर मैं थोड़ी बात करूँगा। परचेज ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, परचेज, ये रिस्ट्रिक्शन है जी, बेसिकली लिमिटेशन
लिमिटेशन ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स। जी इसमें जी 75A सेक्शन है, वो मैं सवाल लेता हूँ जी आप लोगों के। उसमें ये है कि उसने ये कहा कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं या मूवेबल 10 लाख से ज़्यादा, तो वो थ्रू क्रॉस चेक आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप उस तरह नहीं करेंगे, उन्होंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच। चले तो फिर क्या होगा कि अगर आप पर्सनल एसेट लेंगे तो उस पर जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकालते वक्त वो कॉस्ट लो नहीं की जाएगी, और अगर आप बिजनेस एसेट लेंगे तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन नहीं मिलेगी। ये मेरा जी लिमिटेशन है 75A में। प्लस अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ले भी लेते हैं तो और बाद में आप एक्सपेंडिचर या डिडक्शन नहीं भी क्लेम करते तो 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू उसकी पेनल्टी आपको पड़ जाएगी। अच्छा सवाल आ रहा है जी, वो कह रहे हैं थैंक यू सर, अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा करे, सेहत और तंदुरुस्ती। फयाज अहमद थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं जी जनाब। सो ये परचेज ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ये जो है इसकी 75A जो सेक्शन है वो उसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। मैं साथ कोड कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ एडिट करके आपको। अंडर सेक्शन 75A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी ये आपके सामने आ गया जी, ये लिमिटेशन जो परचेज ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट। अच्छा चले अब चलते हैं जी आगे। कोई और सवाल हो तो ज़रूर कर लें जी। जो आता जा रहा है जी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कवर करें। तो आगे मैं जा रहा हूँ जी। अब फर्दर जो पॉइंट है वो मैं 111 सेक्शन के बाद कमेंट्स ऑन सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी। इसमें कुछ चीज़ें आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ रखनी है। वो ये है कि अगर आप कोई क्रेडिट एंट्री आपकी बुक्स में आई है या आपने इनकम ऑफर नहीं की या प्रोडक्शन आपने शो नहीं की या सेल्स आप कंसील कर गए हैं या आपके एक्सपेंडिचर जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है या एक्सपेंडिचर जो आपने दिया या जो कंटेंशन आप ले रहे हैं उसका आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो रीज़नेबल नहीं है, तो उस सूरत में जो है आपकी डीम्ड इनकम बना के 111 सेक्शन में आपको टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। प्लस इसके अलावा अगर आप एक्सपेंडिचर अंडरस्टेट कर देते हैं या एसेट रीजनेबल अमाउंट से कम पे करते हैं तो तब भी वो इसको इनकम बना के डीम्ड इनकम बना के टैक्स लगाएंगे। अब सिर्फ फ़र्क ये पड़ गया है कि अगर आप प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड चीज़ होगी तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा और बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में वो टैक्सेबल होगा। हेड ऑफ इनकम जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। प्लस ये प्रिंसिपल जो है ये फॉरेन रेमिटेंस जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगी और इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट आप बैंक से देंगे, एक साल में 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगी तो थ्रू डेट एक्सटेंट वो आपको जो है सोर्सेस में नहीं पूछ सकते। अच्छा इसके अलावा एग्री इनकम का भी आपको पता है कि अगर आप परवीन्स को टैक्स दे देते हैं तो टू डेट एक्सटेंट ही आप एग्री इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे या उससे ज़्यादा इनकम होगी तो उसमें नॉर्मल लॉ में उसको आपकी डिक्लेयर्ड इनकम में ऐड करके टैक्स लगाया जाएगा। मुजीब अशरफ कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं सर कैरी फॉरवर्ड लॉस इन स्टॉक एक्सचेंज को रिटर्न में किस तरह डिस्क्लोज करना है। हाँ जी मुजीब अशरफ साहब, बात ये हो रही है कि पहली बात तो ये है कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर उन्होंने 3 साल का आपको कहा कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका लॉस अवेलेबल है लॉस को आने दें, जब अगला साल आएगा तो फिर उसमें आप इसको अगर वो आपको जगह देता है कि जी ब्रॉड फॉरवर्ड की जगह है उसके अंदर तो ठीक है, वरना एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आप बनाएं तो वहाँ पे अवेलेबल होगी। अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, वो आपको फिर भी अवेलेबल होगा जी। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप उसको ओके कर दें मुझे मुजीब अशरफ। अगर जगह नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
आप अपने पास कंपटीशन में बना के रखें, जब भी उनको ज़रूरत, अगर तो जगह है बिल्कुल डाल दें, जैसे लॉसेस की डेप्रिसिएशन में बिजनेस लॉसेस की जगह अवेलेबल है, अगर इनकी जगह अवेलेबल है डाल दें, नहीं है तो आप इसको क्या होगा कि आप इसको बाद में एडजस्टमेंट ले सकते हैं क्योंकि आपकी कंपटीशन अवेलेबल है। मलिक शौकत अली साहब कह रहे हैं इफ ए फाइलर सेल्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹3.2 million आफ्टर 1 year, will he have to pay withholding tax? If yes, how much %? देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी 3.2 मिलियन है, सेल है। पहले ये होता था जी, कोई लिमिट थी, अब कोई ऐसा नहीं है सीन, तो आप चेक कर लें उसके अंदर। मेरा ख्याल है, मेरे नॉलेज के मुताबिक 1 या 2% है जो इसमें पे होना है, और ये आपको एडजस्टेबल होगा आपका, आप इसको कर सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर होता तो ये मिनिमम टैक्स था, वरना आपको एडजस्टमेंट इसकी मिल जाएगी। और अगर नॉन फाइलर होगा तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है रेट फिर डबल हो जाएगा जी। मलिक साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा जी। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर कर रहा था जी, कमेंट्स 111 पे हमने बात की, फिर हमने कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वेल्थ स्टेटमेंट पे थोड़ी बात हुई, इस पे बात हुई। फिर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो इनकम को अकाउंट फॉर करना है उसके लिए मेथड कौन सा आपने चूज करना है। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हाउ टू बी अकाउंटेड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न पर्पसेस जी। ये आपके सामने आता है जी 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी आपको पता है कि वो कंपनी और एओपी की तो होती नहीं, तो नॉन कॉर्पोरेट के लिए रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल है नॉर्मली। एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप इनकम जानबूझ के हाइड करेंगे तो फिर उस सूरत में रूरल बेस पे भी टैक्स लग सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, मैं सवाल का जवाब देता हूँ जी मुजीब अशरफ साहब, पहले मैं ये इसको मुकम्मल कर लूँ। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी इनकम है तो वो अक्रूवल बेस पे है, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों के लिए। फिर आपकी जो आगे बिजनेस इनकम है वो कंपनी के लिए बिजनेस इनकम अक्रूवल पे है, अदरवाइज जो है वो कैश या अक्रूवल यूज़ कर सकते हैं जो अदर देन कंपनी होगा। फिर चौथे नंबर पे आपका कैपिटल गेन है, जो वो डिस्पोजल बेसिस है, उसमें रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ पैसा, रिसीवेबल में तब भी आ जाएगा और कैश में तब भी आ जाएगा। और आखिरी है अदर सोर्सेज है, वो आपका रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स लगता है। तो ये आपको बेसिस भी पता होने ज़रूरी है कि इनकम को जो रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस के लिए, तो बेसिस क्या है। मलिक शौकत, ओके, हाईली थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच जी। मुजीब अशरफ साहब का सवाल आ गया, वो कहते हैं 3 years राइट, बट हाउ वुड वी नो द लॉस बिलोंग्स टू विच ईयर एज नेशनल क्लियरिंग डज नॉट शो द डिटेल्स। नहीं, ऐसे नहीं है मुजीब साहब, आप उनसे ना डिटेल ले सकते हैं, वो हर साल आपकी डिटेल बनाते हैं कि कितना आपका जो गेन या लॉस हुआ है, कितना रिसीवेबल है, कितना टैक्स कटा है। तो डिटेल सारी जो है ना वो नेशनल क्लियरिंग के पास अवेलेबल होती है, या उनके एजेंट्स जो आगे जिनके थ्रू आप कर रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप उनसे कैलकुलेशन सारी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी और क्लियर हो रही हैं। अगर कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है वो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब आगे मैं कुछ और आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। ये तो 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए, बेसिस हो गए। इसके बाद मैं आ रहा हूँ कि ये जो 5 हेड्स पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ी कि ये किस तरह चलते हैं आगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम, जी ये 5 हेड्स। अब सैलरी है, ज़ाहिर बात है मैंने रिपोर्ट करनी है, तो मुझे टोटल भी चाहिए, मुझे इनकम चाहिए, फिर टोटल चाहिए, फिर टैक्सेबल चाहिए। तो ये भी चीज़ आपको ज़हन में रखनी है। इसी तरह जब आप जो एग्जम्पशंस आपको दी जाएंगी, टैक्स क्रेडिट्स होंगे, वो सारे आप इनमें से आप जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह आप जब प्रॉपर्टी इनकम में जाएंगे, इस वक्त अगर आपको पता है सैलरी तो जो
6 लाख रुपए तक अभी जो है वो 0% है अगर आप सैलरीड पर्सन है। और लॉ थोड़ा बदल गया है, वो थोड़ा बदल गया कि इस वक्त वो ये है कि अगर आपकी सैलरी इनकम जो टैक्सेबल है वो 75% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होगी तो तब आप सैलरीड पर्सन होंगे, तब आपको 6 लाख पे 0% टैक्स लगेगा। अदरवाइज नॉन सैलरी के लिए 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। पहला तो सैलरी वाला है। अब इसमें मेडिकल अलाउंस का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक है जिसकी एग्जम्पशन अवेलेबल है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एग्जम्पशन अवेलेबल है, या अदरवाइज आपकी सैलरी की रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है जो आपको रीइंबर्समेंट की जा रही है, तो वो जहाँ जहाँ लो आपको फैसिलिटेट कर रहा है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ये तो आपका हो गया सैलरी से कुछ एरिया जो कनेक्टेड है। बाकी इसके इनकम वाले आपके 12, 13 और 14 सेक्शन हैं, आप उसको देख सकते हैं, और कुछ डेफिनेशन भी हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयमेंट की। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी पे थोड़ी सी बात करते हैं। प्रॉपर्टी इनकम में 40 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कवर्ड है अदर देन ए कंपनी, और यानी इंडिविजुअल और एओपी के लिए। और अगर 40 लाख से ज़्यादा है इंडिविजुअल एओपी तो आप ऑप्शन अवेल करके तो आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। कंपनी नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, वो डिडक्शन माइनस करेगी, जो इनकम आएगी उसमें नॉर्मल टैक्स पे किया जाएगा। फिर तीसरा हेड है आपका बिजनेस इनकम है, उसमें मुख्तलिफ है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विसेज है। जो बिजनेस इनकम कर रहे हैं उसमें मिनिमम टैक्स भी है, नॉर्मल टैक्स रिजीम भी है, और जहाँ फाइनल टैक्स रिजीम है जैसे एक्सपोर्टर है, अभी डिविडेंड इनकम है, तो उनको, या पेट्रोल पंप है उसका कमीशन पे फाइनल डिस्चार्ज है। तो अभी तक कुछ चीज़ें फाइनल डिस्चार्ज में हैं, कुछ नॉर्मल टैक्स में और कुछ मिनिमम टैक्स में है। फिर अगला आपका जो है, एक मिनट, फ़ोन आ गया घर से, मैं उसको ज़रा ले लूँ। हेलो, हाँ जी, हम सेशन कर रहे हैं, खैर है, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। कहाँ? अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो या फिर आप इधर आ जाओ, किसी को साथ ले लें आप तो। चलो मैं बताता हूँ फिर आपको। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या जी? फिर है एम शान सवाल कर रहे हैं, सर हाउ कैन वी ज्वाइन कैंपस एंड व्हेन? ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ जी, इस पे आप जब आना हो तो पहले रब्ता कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट है जी 0333। इस पे आप फ़ोन करके तो फिर आप आ जाइएगा जी। ये तो अच्छा बिजनेस का हो गया जी। बिजनेस के अलावा आप चलते हैं जी आगे कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन्स में आपको पता है कुछ नॉर्मल टैक्स रिजीम में कवर्ड है, कुछ सेपरेट ब्लॉक के अंदर कवर्ड है, तो उसके मुताबिक आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद अदर इनकम है। अदर इनकम में कुछ सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है, कुछ फाइनल टैक्स रिजीम में है, कोई नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। उसके मुताबिक आपकी ये 5 हेड्स ऑफ इनकम पे थोड़ा थोड़ा मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जब आप इनकम निकाल लेंगे तो फिर टोटल इनकम आएगी, फिर टैक्सेबल इनकम आएगी। उसको निकाल के फिर आप उस पर टैक्स निकालेंगे, टैक्स पे फिर टैक्स क्रेडिट्स आएंगे, वो आप माइनस करेंगे। जितने रिडक्शन हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं, फॉरेन सोर्स इनकम का है, एओपी का शेयर है, या 61 to 65 के अंदर है, या कोई रिडक्शन है सेकंड शेड्यूल की, पार्ट 2 की, वो आप ले सकते हैं, या अदरवाइज है। उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी जो टैक्स चार्जेबल है वो निकलेगा। उसमें से फिर आप जितना आपकी पेमेंट्स हुई हुई हैं वो आप माइनस करेंगे, तो बैलेंस आपका या तो ज़ीरो हो जाएगा, या पेएबल या रिफंडेबल निकल आएगा। तो ये पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें से आपको गुजर के वहाँ तक जाना पड़ेगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं इसमें ज़रूर आपको जवाब देने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारा पर्पज़ ही अब क्वेश्चन आंसर सेशन में जाता है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा लर्न करते हैं। क्लास में भी हम ऐसे ही करते हैं, कोई मटेरियल दे के बाद में क्वेश्चन सेशन जो है होता है उसको ओपन कर देते हैं कि हाँ जी अब आप सवाल करें, क्योंकि उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा आपकी बेहतर हो जाती है। इसलिए अभी कोई और स्टूडेंट अगर अवेलेबल है या दोस्त है वो सवाल करना चाहे तो वो ज़रूर करें। नॉलेज शेयरिंग से ही जो चीज़ें हैं काफ़ी बेहतर होती हैं। तो अदरवाइज़ फिर मैं, क्योंकि आधे घंटे का सेशन है, टाइम हो रहा है, वरना मैं फिर इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि फिर अगर कोई और क्वेश्चन बाद में आपका होगा तो उसको ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे इसमें टाइप कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।